लेक्चर 5 रहेगा क्या या 4? चलिए, ओके एवरीवन, तो हम लोग आज क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 3 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 3 आप लोग तो ट्राई किए ही होंगे। तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर कहाँ से दिए थे आप लोग को बनाने के लिए? चलिए 2 का सी, तो हाँ, तो 2 का सी में एक्चुअली कह सकते हैं कि इसमें निकालना क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, ये लिखना यहाँ पे शायद मैं भूल गया, लिखना चाहिए था कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ईच इन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा क्या, क्वेश्चन लिख लीजिए। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। चलिए, तो मास ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है? 9.8 ग्राम। तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं? डिवाइड बाई कितना, 98, मतलब 1/10, करेक्ट। तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? सर 1/10 को Na से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? तो सर आप बनाना सॉल्व कर दिए, तो आपके माइंड में मतलब कैसे चला कि हाँ ऐसे सॉल्व करना चाहिए? तो भाई मैं सोचा कि मुझे हर एलिमेंट का, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, राइट। और हर एलिमेंट का एटम निकालना है। तो अगर मुझे इसका मॉलिक्यूल्स पता चल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में तो हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, राइट। इसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर का 1 एटम है और इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो अगर मुझे इस पूरे H2SO4 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा तो क्या यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लेंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, जिसको मैं नाम n दे रहा हूं, वो निकल गया मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स of hydrogen, then what is the atomicity of hydrogen student in sulfur? और एटोमिसिटी का मतलब ही तो होता है कि 1 मॉलिक्यूल में कितना एटम। तो क्या 1/10 इंटू Na, ये क्या था स्टूडेंट? सर ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, राइट। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पता चल जाए? तो भाई ये तो इतना आसान बात था नहीं, ये बहुत टफ था। मुझे तो यहाँ पे इसमें समझ के ये तो स्टार्टिंग है, बाकी एवरीवन समझ में आया? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, बिल्कुल नहीं घबराना है, जितना भी प्रॉब्लम रहेगा, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, सारा प्रॉब्लम कट डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कैटलिस्ट को मैं मेंटर करता हूँ तो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने आप पे लेके चलता हूँ। इसलिए यहाँ पे क्लास का तो बाउंडेशन है ही नहीं कि 2 क्लास ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, 2 क्लास ज़्यादा होगा तो मेरे लिए और बेनिफिट है कि आपको फ़ायदा हो जाएगा। 1/10 इंटू Na कितना से मल्टीप्लाई करें? 1 से, राइट। और फिर नंबर ऑफ
ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या करें स्टूडेंट? तो Na/10 × 4, और सब में Na का वैल्यू अगर ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो Na का वैल्यू पुट करके क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अच्छा, यहाँ तक आइए, इसमें मैं अपना कुछ फिर अपना भी थॉट लेता हूँ। हो गया यहाँ तक? इस तरफ हटाएं। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता, सेम क्वेश्चन में, यहाँ तक नज़र आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोल्स किसका हो सकता है सर? मोल मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है। मोल एक नंबर है, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं या एटम? हाइड्रोजन एटम का कितना नंबर ऑफ मोल्स है? तो टोटल हाइड्रोजन एटम आप निकाल लिए हैं? वेरी गुड। तो 2Na/10, इसको कितना से डिवाइड कर दे तो मोल बन जाएगा? यहाँ पर यहाँ से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी ठीक है? हाँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ हाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कितना लिखेंगे? तो जितना मेरे पास एटम है हाइड्रोजन का, उसको अगर Na से डिवाइड कर देंगे तो मुझे मोल मिल जाएगा, राइट? तो A1/5 क्या है सर? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोजन एटम। भाई जिसका पार्टिकल रहेगा उसका ही तो, ये तो सिंपल सा बात है, जिसका पार्टिकल रहेगा। अगर मेरे पास n मैंगो है, कितना मैंगो? तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैंगो पूछेंगे तो Na से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स मैंगो का देगा ना। मेरे पास नंबर मैंगो का है तो Na से डिवाइड करेंगे तो मैंगो का मिलेगा। मेरे पास पार्टिकल एटम का है तो Na से डिवाइड करेंगे तो मोल किसका मिलेगा? मॉलिक्यूल का, एटम्स का। पार्टिकल था एटम का तो मोल्स मिलेगा एटम का, राइट? तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा भी तो दे सकते थे कि मेरे पास मास H2SO4 इतना है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बताइए, राइट? तो बनाने का तरीका, एटम्स निकाल के फिर Na से डिवाइड कर देते हैं, राइट? इन सिमिलर फैशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम, कितना था? Na/10/Na, इज इट राइट? 1/10। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, देन क्या डायरेक्ट लिख दें? 0.4, इज इट राइट? चलिए, ये तो हो गया। तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया है? इस प्रॉब्लम में और कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसको कोई दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे क्या?
मेरा क्वेश्चन ये है, इसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, यह इसी क्वेश्चन में रहता नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम अलग बात है या सेम बात? तो ये तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ही है, लगाना क्या है, ये तो आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। नंबर ऑफ ग्राम एटम बोले या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बोले, सेम चीज, एक ही चीज़ का दो नाम रहे नहीं। तो ये जो आपके सामने निकाले हैं वो क्या है, जरा पढ़िए तो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसी का दूसरा नाम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। चलो भाई आयुष कुमार, अपना ऑडियो को अनम्यूट करो, प्रेजेंट हो। ये स्टूडेंट को आज से हर क्लास में बोलते हैं कुछ बोलने के लिए, परमानेंटली तब म्यूट करके ही रखता है। हेलो, फोन दो। एक मिनट वेट कीजिएगा स्टूडेंट। हाँ पॉसिबल। वीडियो और कर दो। यहाँ देखना स्टूडेंट, अब इसका सेकेंड मेथड भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया एवरीवन? ओके, तो सेकेंड मेथड में हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 9.8 ग्राम H2SO4 में हर एलिमेंट का अलग अलग मास निकाल लें। मान लेते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन अगर m1 है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना अगर m1 है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर एटम पूछते हैं, एटम पूछेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि सर m1 बाय एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट ना। और अगर यहाँ पे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछेंगे तो डिवाइड किससे कीजिएगा मास को, मॉलिक्यूलर वेट से, राइट। तो एक काम ये भी कर सकते थे, तो सर वो कैसे होगा, यहाँ देखिए, तो बोलिए H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 98 ग्राम। इसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना, वेरी गुड एवरीवन। देखिए ऐसे ही सीख जाइएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं 98 ग्राम ऑफ H2SO4, पहले समझ लीजिए फिर बाद में मैं टाइम दूंगा लिखने का। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 हैविंग मास, हैविंग या कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम H2SO4 कितना, 2/98, ऐसे ही तो सॉल्व करते थे। तो मेरे हाथ में H2SO4 कितना ग्राम है, 9.8 ग्राम, तो 2/98 इंटू 9.8, करेक्ट। तो इसको कट कुट करके क्या 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 ग्राम। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मास ही आप निकाल लिए,
मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट, कितना है 1/5 ग्राम, कितना में 9.8 ग्राम है, राइट। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1/5/1, राइट। किससे मैंने डिवाइड किया बताइए तो, इसके एटॉमिक वेट से, राइट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा या आप लोग समझ गए हैं कि दिस इज एटॉमिक वेट, राइट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 1/5। तो अगर हाइड्रोजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल लिए तो क्या यहाँ से मोल्स के बाद एटम नहीं निकल जाएगा? कैसे? यस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू सर 1/5 इंटू Na। देखिए तो डिफरेंट आंसर आया है या वही आंसर है? सेम आंसर। तो क्या इसी तरीके से सल्फर का मास और ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे? तो कर लीजिए, पहले यहाँ पे नोट कीजिए और बाकी दो का आपकी। वेरी गुड। तो देखिए स्टूडेंट, मैं ये बता रहा हूँ, ये साइंस है, फिजिकल केमिस्ट्री में खास कर बात कर रहा हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स का हो सकता, साइंस है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही प्रॉब्लम बनाने का दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है। आप भी करेक्ट हो, मैं भी करेक्ट हूँ, राइट। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आप ये नोट कर लीजिए, और इस सेकंड मेथड में सल्फर के लिए और ऑक्सीजन के लिए भी जो लोग इस मेथड से नहीं बनाए हैं वो सल्फर ऑक्सीजन के लिए भी बना के देखिए तो आंसर मैच करता है। आप लोग सल्फर ऑक्सीजन के लिए बना लेंगे या मैं सॉल्व करूं? ठीक। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। देखिए मैंने एन एक टर्म में निकाला, बट अगर इस एग्ज़ाम में लिखना है तो यहाँ के बाद इसका वैल्यू पुट करके डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो यहाँ के बाद का काम एक स्टेप है, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये कैलकुलेशन तो कर लीजिएगा ना, ठीक है। बाकी एवरीवन, रोजा बरुआ, इसको यहाँ के बाद हो जाएगा ऑक्सीजन और सल्फर के लिए। संस्कार, हाँ क्योंकि हाँ, क्योंकि ये आपने क्या निकाला था, मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और मास ऑफ हाइड्रोजन को मोल में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला हम लोग डेवलप किए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, उसके फार्मूला था मास बाय एटॉमिक वेट लास्टली में, राइट। एंड व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन? आरसी मुखर्जी के लास्ट में देखिए 1, इसलिए मैंने 1 से डिवाइड किया। ओके। वैसे ही अगर सल्फर के लिए काम करते हैं, यहाँ देखिएगा,
सेकेंड मेथड में अगर सल्फ़र के लिए, तो सल्फ़र H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना ग्राम है स्टूडेंट? 98 ग्राम। इस 98 ग्राम में सल्फ़र का मास कितना है? 30। तो क्या लिख सकते हैं? 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र। इस सेकेंड मेथड का मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तक किसी को समस्या, प्रॉब्लम? तो 1 ग्राम H2SO4 ठीक है ना, देन 9.8 ग्राम, मतलब 3.2 ग्राम, राइट। तो ए हो गया मेरा मास ऑफ सल्फर इन 9.8 ग्राम, राइट। किसका मास? सल्फर का, करेक्ट। और इस मास को कितना से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर मिल जाएगा? सल्फर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम बोल रहे हैं, तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम इक्वल टू 3.2/32। इज इट करेक्ट? यही तो आंसर हम लोग को आया था, नहीं? और जब मोल्स ऑफ सल्फर एटम निकल गया, तो ये इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? तो मोल्स है, एटम में कन्वर्ट करना, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इक्वल टू 1/10 इंटू Na। आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, जितना मेथड से दिमाग में आता है सबसे सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया ना? तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन के लिए भी डैम श्योर आप काम कर लीजिएगा, राइट। अब आप लोग बताइए कि इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व किए थे या नहीं किए थे, और अगर किए थे तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया था? तो अभी तो समझ में आ गया ना? अच्छा, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो नहीं लगा कि सब कुछ जानते थे? एक्चुअली जानते थे आप। मतलब हुआ क्या है ना कि मैं साथ छोड़ दिया, मतलब साथ में अगर मैं बनाता हूँ, जैसे मैं बोर्ड पे रहूँगा, देखिए कहाँ पे स्टूडेंट का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। अरे यही चीज़ अगर मैं नहीं डिस्कस करता तो आप कॉन्फिडेंस लूज करते रहते, पता नहीं होगा ही नहीं होगा। आपके सामने आप ही सब कुछ बोल रहे हैं, मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ, देखिए ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, हो गया। बट सर फिर दिमाग में कैसे आएगा? तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है जाना है, पूछिएगा ना कहाँ जाना है, ऐसे ही। तो वैसे ही क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो डैम से एक रास्ता दिखता होगा कि इसका यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। निकालना क्या है? एटम। कैसे निकलागा? काश मोल पता चल जाए, राइट। या ओके, एटम निकालना है तो H2SO4 का अगर मॉलिक्यूल पता चल जाए, तो राकेश सर ने एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है उसको एटोमिसिटी नाम दिए थे। तो मुझे H2SO4 पहला मेथड का मैं बात कर रहा हूँ, H2SO4 का टोटल मॉलिक्यूल्स पता चल जाए तो काम बन जाएगा। टोटल मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलेगा? ओके, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 निकाल लें, इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके, और उसको फिर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा। तो भाई ब्रिज बनाए थे उस पर चलने के लिए, उस चलना तो आप ही को पड़ेगा ना। गवर्नमेंट रास्ता बना के छोड़ दिया ब्रिज, और अब आप छलांग लगा रहे हैं ब्रह्मपुत्रा में, काम चलेगा? बात ये था क्या? मास और पार्टिकल, राइट। चलिए कहानी कहाँ पे था? मास किसका दिया हुआ था? H2SO4 का, राइट। अब ब्रिज का काम, सरायघाट ब्रिज का काम कौन करेगा? मोल। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मास किसका ले रहे हैं? मॉलिक्यूल्स का, राइट। मास मॉलिक्यूल का दिया हुआ है ना, तो डिवाइड किससे करेंगे? और जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा, राइट। और यहाँ से मोल किसका है? मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो पार्टिकल मिला वो मॉलिक्यूल्स मिला, करेक्ट।
किसका मॉलिक्यूल मिला भाई? H2SO4 का, राइट। तो H2SO4 का मॉलिक्यूल्स मिल गया, यही तो डायग्राम हम लोग बनाए थे, राइट। तो H2SO4 का सारा मॉलिक्यूल निकल गया और एक मॉलिक्यूल में इतना एटम, एक कलम का दाम इतना था, 10 कलम का दाम कितना, यही तो करना था, राइट। इसका मतलब है कि आज के बाद कंक्लूजन इज दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट जिसका पूछा जाएगा, राइट, इक्वल टू गिवन एलिमेंट of element in given compound, number of atoms of element in given compound, compound का मतलब molecules, right, equal to number of molecules into atomicity of दैट एलिमेंट। क्या मैंने सही लिखा? इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखिए, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं या आप खुद का? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, और वो शायद सबसे बेस्ट है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मेरा तरीका था स्टूडेंट कि मैं अपने टाइम पे, बहुत पहले की बात हो गया, एक जनरेशन गैप है, मतलब अब जब मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो गया, राइट, 16-17 ईयर्स। तो मैं क्या करता था कि जो भी मैं अपने टीचर से पढ़ता था तो सेम डे आकर मैं चीज़ों को रिवीजन करता था। तो रिवीजन करने में मुझे लगता था हाफ एन आवर बजा, क्योंकि सेम डे पढ़े हैं, राइट। और उससे फ़ायदा क्या होता था कि सेम डे बहुत सारे बातें टीचर क्लास में बोलते हैं, नहीं यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कर, यहाँ पे ऐसे, उस दिन तक याद रहता है, पूरा एकदम मूवी की तरह घूम जाएगा सामने, नहीं सर ने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे बोला था। दूसरा दिन मेरा बातें कितना याद रहेगा सर? 50% गायब हो जाएगा, 50% याद रहेगा, राइट। और 30 डेज़ के बाद जो नोटबुक में लिखे हैं वही याद रहेगा। तो सर अब सब याद रहेगा क्योंकि वीडियो अपलोडेड है, आप जितना कहानी बताएं सब अब सब याद रहेगा, नहीं कहाँ पे क्या चुटकुला बोले हैं। तो ये तो हो गया ऑनलाइन का हाईटेक ज़माना, इसलिए रिकॉर्ड हो गया। बट एक्चुअल में आपके पास इतना टाइम है कि एक ही चीज़ का 3-3 बार देखते रहिएगा। अभी के लिए टाइम है, लेकिन बाद में तो नहीं रहेगा। और प्लस खुद का जो फीलिंग है, इमोशन है कि हाँ यहाँ पे सर ने ऐसे बोला, यहाँ पे मुझे ऐसे सोचना चाहिए, खुद का भी तो दिमाग होगा कि यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। तो सेम डे करिएगा तो 10 मिनट में पूरा क्लास पढ़ाऊँगा, 4 को फार्मूला रहेगा, बाकी तो प्रॉब्लम और डिस्कशन रहेगा, राइट। तो सेम डे में और फार्मूला में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? फार्मूला होता है उसमें इन्वॉल्व टर्म। देखिए मैं टर्म पर रुकता हूँ, यहाँ पे इसका ये मीनिंग है, राइट। तो शॉर्ट नोट्स में साथ साथ बनाते हैं तो बेस्ट है। जैसे मैंने एक बोल दिया, एक फार्मूला आपके लिए हो गया शॉर्ट नोट्स के लिए आज के लिए, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं बॉक्स में करता हूँ, ये मेरा तरीका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, मुझे लगता है 2 का टी तो पक्का आप लोग से बन जाएगा दोनों मेथड से, राइट। 1 मिनट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच आयंस इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा बोलिए, सॉल्ट को आयंस बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं बात को? आयंस बोले हैं। आपसे कोई पूछेगा कि H2SO4 आयंस कौन कौन सा आयन मिलेगा, उसको चेक करने के लिए आप बचपन से जो पढ़ाया गया है 8th क्लास 9th क्लास में क्या करते हैं, हम लोग को तो सिखाया गया तो वाटर में डाल दीजिए, राइट।
तो H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कौन कौन सा आयंस मिलेगा बताइए तो? SO4 2 माइनस, राइट। तो मुझे ये बताएं कि H2SO4 के एक मॉलिक्यूल से, वन मॉलिक्यूल से वाटर में H प्लस का कितना आयन मिला? H प्लस का 2। एस सल्फेट का कितना मिला? क्योंकि इसके आगे 1 लगा हुआ है, राइट। तो आप में से कोई लोग ऐसा तो नहीं कर दिए ना कि वाटर में डिजोल्व किए हैं और सोडियम अलग, कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग, ऐसा तो कोई कमाल नहीं कर दिए? इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कौन कौन सा आयन मिलेगा? फर्स्ट ए सॉल्ट है, यस, ए सॉल्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सॉल्ट है, राइट। और सॉल्ट में दो चीज़ होता है, कटायन और अनायन। बोलिए मेरे साथ, क्या क्या होता है? ओके, ये तो बचपन से पढ़े होंगे। NaOH, एसिड प्लस बेस बिकम्स व्हाट? सॉल्ट एंड, ओके। कहीं पे ऐसा लिखे हुए दिखे हैं? तो सर बात तो एक ही है, ClNa बोलिए, बट बात एक नहीं है, कुछ तो कन्वेंशन होगा। तो सॉल्ट में कटायन को पहले लिखते हैं और अनायन को बाद में लिखते हैं, समझे? पहला बात। और भाई अगर मैं इंडिया से हूँ कहीं दूसरे जगह गया तो मेरा नाम इंडियन रहेगा, राइट। तो सॉल्ट में Na प्लस कहाँ से आया है? कटायन। ये कहाँ से आया है? तो इस बेस से आया है ना। तो आज के बाद इसको बोलेंगे बेसिक रेडिकल। क्या बोलेंगे? और एसिड से आया है तो इसको बोलेंगे एसिड रेडिकल। तो सर यहाँ से क्या सीखे? सर यहाँ से सीखे कि किसी भी सॉल्ट में कि कटायन को, आज के बाद किसी भी सॉल्ट में कटायन ऑलवेज बेस से आता है और अनायन एसिड से आता है, राइट। तो कटायन को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? और अनायन का नाम क्या देंगे? याद रहेगा आज के बाद? लिख लीजिए। या सॉल्ट एनल, ओके ओके, ये प्रैक्टिकल में आएगा। Salt analysis is very important topic for IIT Advance, not for JEE Main and NEET, but it is very important for IIT Advance. ये हो गया। चलिए एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए, ये भी तो सीखे होंगे, बहुत छोटा छोटा बात से चीज़ें पता चल जाता है, राइट। एक मिनट मुझे समझा दें, मैं यहाँ पे लिखने के बाद रुकूंगा। बोलिए सल्फेट, आप 8th या 9th क्लास में किसी भी रेडिकल का, चाहे वो एसिड रेडिकल हो या बेसिक रेडिकल, उसका वैलेंसी कैसे लिखते थे? 9th या 10th क्लास में सिखाया जाता था कि इसमें जितना निगेटिव, इसमें जितना चार्ज रहेगा वही इसका वैलेंसी रहेगा, राइट। तो वैलेंसी किसका बताए? यस, यहाँ से कुछ सीखे? ओके सर, वैलेंसी किसी सिंगल एटम का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है, राइट। वैलेंसी यहाँ पे ये जो 2 वैलेंसी था, देखिए हम लोग क्या होता है ना कि अब देखते किसी चीज़ को आप डेली देख रहे हैं, गौर नहीं किए, लेकिन बहुत ध्यान से देखे तो कुछ नया दिख जाएगा, राइट। अब इसको पहले से भी आप जानते थे, पहले से जानते थे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, बस फर्स्ट टाइम नहीं सुने हैं कि अच्छा सल्फेट का 2 वैलेंसी है। अभी थोड़ा सा मैं रुका कि ओके मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि देखिए स्टूडेंट, वैलेंसी किसी एक एलिमेंट का भी होता है और ग्रुप ऑफ एटम का भी होता है, राइट। यहाँ पे सल्फेट का वैलेंसी 2, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, और हम लोग को बचपन में सिखाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला बनाते हैं, राइट।
और उसमें कटायन को पहले लिखते हैं, राइट, और अनायन को बाद में लिखते हैं, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे कटायन था और एनायन था, इसका वैलेंसी 1, ये यहाँ पे जो रहेगा वो किसका वैलेंसी रहेगा, सोडियम का, ये जो है किसका वैलेंसी रहेगा, कार्बोनेट का, राइट, सॉरी Al2SO4 राइट, ठीक है। तो इसका वैलेंसी ए और इसका वैलेंसी ए, इज इट करेक्ट। तो क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर मैं कार्बोनेट का टोटल मॉलिक्यूल्स बता दूं, कार्बोनेट का क्या बता दें, टोटल मॉलिक्यूल्स, तो क्या आप Na+ आयन का टोटल नंबर ऑफ आयन्स बता पाएंगे। सर हो जाएगा, कैसे, एक 1 मॉलिक्यूल से 2 Na+ मिलेगा, 2 Na+, राइट, तो N से कितना मिलेगा, 2N, N से 2N, इसका 1 से 1 कार्बोनेट आयन मिलेगा, तो N से N कार्बोनेट आयन मिलेगा, इज इट करेक्ट। तो भाई इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे नहीं निकलता। सर निकल जाएगा, पहले मोल्स निकाल लेंगे, कैसे, मास और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल में किसका निकाल रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट का, इज इट राइट। और मास कितना है सोडियम कार्बोनेट का स्टूडेंट, और सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो आपका लाइफ तो कितना आसान कर दिया गया था, नहीं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 1/10, राइट। तो नंबर ए निकल जाएगा किसका, सोडियम कार्बोनेट का। जो लिख रहे हैं वो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे एरो देख के समझते रहिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मोल से मॉलिक्यूल पे आने के लिए, मोल से मॉलिक्यूल पे आने के लिए मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये मोल निकाले हैं सोडियम कार्बोनेट का, ये है मॉलिक्यूल, राइट। तो दिस इज द मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट मोल ऑफ एटम्स, तो दिस इज द मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 1/10 इंटू Na, राइट, Na/10। तो ये आंसर नहीं आ गया, नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयंस इक्वल टू व्हाट, टू इंटू Na/10। बाद में Na का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, और नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस कितना हो जाएगा, इक्वल टू Na/10। तो इसमें थोड़ा डाउट कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि यहाँ पे जैसे ही पूछा गया नंबर ऑफ आयंस, तो इसमें भी थोड़ा डाउट रहेगा। जो स्टूडेंट को आयंस में ब्रेक स्प्लिट, किसी भी चीज़ को आयन में स्प्लिट नहीं करने आता है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट थोड़ा सा अगर मैंने हेल्प कर दिया कि देखिए आयंस निकालने के लिए हम लोग बचपन से जानते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रोलाइट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दोज कंपाउंड विच कैन ब्रेक इनटू आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो सॉल्ट तो ब्रेक हो सकता है, तो सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा या कटायन और अनायन मिलेगा, कटायन। तो ये सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया। चलिए इसको हटाया जाए बाजार से, ठीक है। अब 2 का ई में आते हैं। टू का ई में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस इन 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। आप लोग इसमें बताइए कैसे सॉल्व होगा, क्या दिया हुआ है, बता सकते हैं एनीवन।
देखिए बड़ा ट्रिकी वे में दिया हुआ था ना, ग्राम मॉलिक्यूल्स दिया हुआ था, राइट। अ नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें एनीवन जो जिन्होंने 0.1 को ग्राम मान लिया या मास समझ लिया, एनीवन, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है शुरू शुरू में। चलिए कोई बात नहीं है, तो अब आज के बाद नहीं समझेंगे, मिस्टेक एक बार होता है, ऐसा नहीं कि फेलियर इज द सक्सेस ऑफ पिलर, तो मेक द पिलर सो स्ट्रॉन्ग। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अलग बात या सेम बात? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ही दिया हुआ था, राइट। तो सर, तो क्या यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा? कितना सर? n इंटू एन ए कर दीजिए, राइट। मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए तो 0.1 इंटू एन ए। यहाँ तक आ गए। और मॉलिक्यूल्स निकल गया, तो अब इसमें क्या हम लोग फास्फेट, इस कैल्शियम फास्फेट में को वाटर में डिजॉल्व करके क्या आयन में ब्रेक कर लेंगे? बोलिए, कैल्शियम का कितना वैलेंसी यहाँ पे? वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस नहीं। कैल्शियम का वैलेंसी मतलब 2, राइट। क्या वैलेंसी आज तक नेगेटिव सुने हैं? अगर मैं इसको पूछूंगा कि कैल्शियम पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तब बोलना है 2+, राइट। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 और फॉस्फेट का वैलेंसी 3। और सॉल्ट का तरीका क्या है कि लेफ्ट में रहता, पहले कटायन रहता है, बाद में अनायन रहता है, राइट। अब बोलिए, फॉस्फेट पे कितना यूनिट निगेटिव चार्ज? 3 यूनिट, राइट। और कैल्शियम पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज? 2 यूनिट, करेक्ट ना। बट अब यहाँ देखिए, कैल्शियम का कितना, एक मॉलिक्यूल से कैल्शियम कितना आयन मिलेगा? इसके 1 मॉलिक्यूल से कैल्शियम का कितना आयंस मिलेगा? 3 मिलेगा, राइट। देखिए तो मैंने सही लिखा। सही है। चलिए, दिस इंटू दिस कीजिए तो कितना आता है? 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और दिस इंटू दिस कीजिए तो और 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज, बिकम 0। भाई ये होना भी चाहिए था। ये सॉल्ट ओवरऑल न्यूट्रल है ना। इसका मतलब जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहा होगा उतना यूनिट नेगेटिव चार्ज रहा होगा, सब मिलाकर कैंसिल हो गया होगा। एक सॉल्ट में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सॉल्ट में कटायन भी है और अनायन भी है, दोनों चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज। इज इट राइट? अब फिर भी अगर मेरा सॉल्ट न्यूट्रल है तो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा, समझे? करेक्ट। और कोई भी प्रोसेस अगर होता है, बहुत बार ऐसा बात बोलूँगा, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। अगर रिएक्शन भी हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं जनरली, और राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये न्यूट्रल है तो राइट हैंड साइड में भी ओवरऑल न्यूट्रल ही रहेगा, समझे? तो देखिए, तो सब मिला के न्यूट्रल है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए, एनीवे, अब तो कोस निकल गया ना इसका, तो एन का वैल्यू आप रेडीमेड निकाल के बैठे हुए हैं, राइट। अभी इसके एक मॉलिक्यूल से कैल्शियम का कितना? 3 ना। तो इसका एन मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल से? एन। तो एन से कैल्शियम का कितना आयंस? नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, नंबर ऑफ Ca2+ आयंस इक्वल टू 3n ना। इसमें तो कितना हो जाएगा सर? 0.3 Na हो जाएगा। इज इट राइट? व्हाट अबाउट नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन? इसका 1 मॉलिक्यूल से इसका 2 आयन मिलता है, तो इसका इतना मॉलिक्यूल से कितना मिलेगा? नंबर ऑफ PO4 3 आयंस इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, समझ में आ गया?
ठीक है, बाद में Na का वैल्यू पुट कर लेंगे स्कूल के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस मैंने ये बोला कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज मतलब कंजर्व रहता है। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल जो लिए हैं वो न्यूट्रल है, तो राइट हैंड साइड में भी जो बनेगा वो न्यूट्रल ही रहेगा टोटल मिलाकर। ठीक है, ये मैंने बोला था। हाँ, नंबर ऑफ कैल्शियम, इसका एक मॉलिक्यूल से, इसके एक मॉलिक्यूल से कैल्शियम का कितना आयन मिला है? आयन 3 ना, आगे में 3 आया है, राइट। तो इसका एन से कितना मिलेगा? 3n, डायरेक्ट यहां से लिख लिया। हालांकि कैल्शियम आयंस का निकालना था ही नहीं क्वेश्चन में, बट फिर भी हम लोग उसको फाइंड आउट किए हैं, इट राइट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये यहां तक हो गया एवरीवन। चलिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेरी गुड, मास बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट तो सर यूनिट किस में निकालना चाहते हैं? एसआई सिस्टम में बोलिएगा, यूनिट इन एसआई सिस्टम, तब बोलेंगे केजी पर मीटर क्यूब, राइट। लेकिन सर यहाँ पे मास का जो भी यूनिट लेंगे, अगर मास का यूनिट ग्राम ले लिए और वॉल्यूम ले लिए एमएल में, तो क्या हो जाएगा? ग्राम पर एमएल हो जाएगा, राइट। और एमएल का मतलब क्या? मिलीलीटर, राइट। लीटर का 1000वां हिस्सा, करेक्ट ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यस इट इज काइंड ऑफ सीजीएस यूनिट। अब यहां देखिए, एक चीज आप नोट कर लेंगे यहाँ पे, 1 सीसी, 1 सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 1 सीसी ऑलमोस्ट 1 इक्वल टू 1 ml। आज के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए कहीं पे 10 सीसी भी दिया रहेगा, ठीक है। तो 1 सीसी को क्या मानना है? 1 ml, मतलब 1 ml इक्वल टू 1 सेंट। यहाँ देखेंगे सब लोग 1 ml को क्या लिखेंगे आज के बाद? ओके, तो इस इंफॉर्मेशन से क्या 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब कन्वर्ट कर पाएंगे, या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मच लीटर? सर ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए 1 ml को क्या इतना लीटर लिख सकते हैं? मिली का वैल्यू पुट कर दिया, बाकी मैंने कुछ किया ही नहीं, मिली लीटर। तो लीटर को रखने दिया, मिली का वैल्यू 10⁻³ राइट। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर मतलब कितना? 1 × 10⁻² मीटर। तो हो जाएगा सर 10⁻6 मीटर क्यूब, इज इट राइट? इसका मतलब 10⁻³ लीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 1 मीटर क्यूब इक्वल टू स्टूडेंट 1000 लीटर, नहीं तो मीटर क्यूब बड़ा यूनिट हुआ या लीटर बड़ा यूनिट हुआ? इसका मतलब हम लोग घर के ऊपर जो पानी का टंकी लगाए रहते हैं 1000 लीटर का है, मतलब 1 मीटर क्यूब है, राइट।
चलिए इसको कहीं ना कहीं काम में आएगा, याद रहेगा ना। ठीक है, अब यहाँ से आज के बाद में बताएंगे कि ऐसा क्यों। अभी के लिए याद रखिए, ऐसे थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सी पे होता है। कितना डिग्री पे? तो डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको याद रखना है आज के बाद। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी ये होता है 1 ग्राम पर ml। कितना होता है? ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। तो मुझे दिया हुआ था वॉल्यूम ऑफ वाटर, करेक्ट ना, और ये मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अगर डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है तो मास निकल जाएगा। कैसे? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये तो आप ही ने बोले कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इज इट राइट? डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर ml। सर ये आज के बाद रट जाएंगे, राइट। एंड वॉल्यूम कितना था? 18 ml ना। लेकिन यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम रहता ml में और आपका यहाँ पे ए रहता ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ml को ml से कट करेंगे या मीटर क्यूब को मीटर क्यूब से कट करते हैं, राइट। यूनिट एंड डायमेंशन में तो यही सीखते हैं ना हम लोग। फार्मूला में अगर सॉल्यूशन निकालना है तो ऊपर में सेंटीमीटर क्यूब, तो नीचे में क्या रखेंगे? मीटर क्यूब। तभी तो ml से ml ख़त्म हो गया, तो बचा क्या सर? 18 ग्राम, राइट। और यहाँ से एक चीज़ और पता चल गया कि सर हम लोग जो 1 लीटर का पानी का बोतल खरीदते हैं, मतलब 1 kg है मोटा मोटी, राइट। 1 लीटर का पानी का जो बोतल खरीदते हैं उसमें कितना kg वाटर रहता है? तो 1 ml का है मास कितना? 1 ग्राम, राइट। तो 1000 ml कितना रहेगा? 1000 ग्राम, मतलब 1 kg, राइट। चलिए, तो अब मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आपको मैंने बता दिया, क्या बताया? मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर अगर बता दिया तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं निकाल लीजिएगा? मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो 18 ग्राम बाई, अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है वाटर का? 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना? 1 मोल। और निकालना क्या था? वाटर मॉलिक्यूल्स ना। तो मोल को मास, अब इसमें कर क्या रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, मास को पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मास को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए मोल में जाते हैं, राइट। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू एन ए, 1 इंटू एन ए। ये तो दुनिया का सबसे आसान प्रॉब्लम था, इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा, राइट। चलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ये सीधा होगा इसी एवोगाड्रो नंबर, इसका आंसर चांस की बात है ना कि एवोगाड्रो नंबर आ गया। ये चांस की बात है, इसको रटेंगे नहीं भाई, दिमाग लगाएंगे। अब रहता 500 ml ऑफ वाटर, तो क्या ये आता या कुछ और आता? चलिए, हो गया। हाँ बोलिए, तो कैसे निकाले हैं? हाँ, बट यहाँ पे एक्चुअली 4 डिग्री सी देने का कोई मतलब था। तो आज का इन जनरल ऐसे वाटर का कोई भी पूछेगा डेंसिटी, अब वो भी सही है जो आपने किया है, बट नहीं लेता कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात था। मास निकालना है तो डेंसिटी पता रहेगा तो निकल जाएगा।
देखिए प्रॉब्लम है तो उसको कोशिश करना है कि एकदम बिल्कुल खटाक से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम बिल्कुल पूरा पेज भर दिया और चाहिए था 4 लाइन का, ऐसा नहीं करना है। एकदम कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद अच्छा ये है, ऐसे चलेंगे यहाँ पहुँचेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी किनसे सॉल्व हो गया है, एनीवन? तो 3 का बी में क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड डेंसिटी दिया हुआ है, राइट, मस्ट बी मेजर आउट टू कंटेन 1 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl4, राइट। भाई यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, CCl4 का डेंसिटी दिया हुआ है नहीं, और सेंटीमीटर क्यूब के लिए अभी बताया था ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml ले लीजिएगा, राइट। इसका मतलब है कि 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर को हम लोग 1.5 ग्राम पर ml लिख सकते हैं, करेक्ट। यहाँ तक आइए, यहाँ तक सर। और अगर मैं मास ऑफ CCl4 बता दें आपको, देखिएगा मास ऑफ CCl4 m निकाल कर बता दें ग्राम में, किस में, ग्राम में, तो मास पता चल जाएगा और डेंसिटी दिया हुआ है तो क्या वॉल्यूम ml में निकल जाएगा। अब वॉल्यूम अगर ml में निकल जाएगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर मिल जाएगा। इसका मतलब ये तो पता चल गया ना कि रास्ता क्या है कि किसी तरीके से मास निकल जाए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के सर मास कैसे निकलेगा, दिया हुआ है मॉलिक्यूल तो वो भी तो पता है, पार्टिकल दिया हुआ मास नहीं निकलेगा, पार्टिकल से मास पे भी तो आते हैं। पार्टिकल से मॉलिक्यूल से मास पे आने का तरीका बताइए बाजार से, पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल से मुझे मास निकालना है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मास ऑफ CCl4। यस, तो पहले क्या मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, राइट, मतलब पार्टिकल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो ये है मेरा मॉलिक्यूल्स और हम लोग को निकालना है मास, मतलब पार्टिकल से मास पे, तो बीच में ब्रिज का काम मोल करेगा, ये राइट। तो इसको कितना से डिवाइड कर दें, यहाँ तक आ गए, करेक्ट ना। और यहाँ से मोल से मास के लिए तो हम लोग ये फार्मूला लगाते थे, मास बाई मोलर मास, इम्प्लाई मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर मास इक्वल टू हो जाएगा n इंटू मॉलिकुलर वेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, n कितना है, तो n है 1 × 10⁻25 और डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, और व्हाट द मॉलिकुलर वेट ऑफ CCl4, मॉलिकुलर वेट ऑफ CCl4 आप लोग निकाल पाएंगे कैसे, सर कार्बन का 12 ग्राम और एक क्लोरीन का 35.5 इंटू 4, देखिए तो मैंने सही लिखा, तो कितना हो जाएगा 154, ग्राम, और यही तो मेरा क्या है मास, राइट। यहाँ तक लिख लीजिए। और मास किस में है, ग्राम में है ना। चलिए स्टूडेंट, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, और इस मास का नाम मैं m1 देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो m1 ग्राम और डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है एवरीवन,
चलिए ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ml ऊपर चला जाएगा, राइट। तो कितना मिला, m1/1.5 ml, इज इट राइट। और क्या आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, बोलते ही नहीं हैं, हो जाएगा ना। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1/1.5 इंटू 1000, और 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा लीटर, राइट, क्योंकि हमको लीटर में आंसर देना था। यस, सबको समझ में आ गया। तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि वॉल्यूम निकालना है तो बस मास पता चल जाए, राइट। और मास ना देके मॉलिक्यूल्स दिया हुआ था, तो क्या मॉलिक्यूल्स को मास में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल में कन्वर्ट करके। तो ये था तरीका। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। 4 का ए क्या मुझे बनाने का रिक्वायरमेंट है, या 4 का ये ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। व्हाट अबाउट 4 का बी, 4 का सी, एंड व्हाट अबाउट 4 का डी। अब तो बन जाएगा 18 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। बिल्कुल, एक मिनट कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक पहले लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हाँ ठीक है, इसको हटाएं। वन 1.5 लीटर है। थ्री का बी था ना, कौन सा था, 3 का सी था या बी था, 3 का बी था। क्या सबका 1.5 है, या यहाँ पे आंसर में 1.61 दिया हुआ है। देखिए अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो कैलकुलेट करके आएगा वही आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल हम लोग 100% करेक्ट हैं, करेक्ट। जो भी कैलकुलेट करके आएगा दिस इज द आंसर, और 100% करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। आंसर का तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर तो जो कैलकुलेट करके आ जाएगा वही आंसर रहेगा। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम तो था नहीं कि इसमें कहीं पे मिस्टेक होने का चांस है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, राइट। चलिए 4 का ए, एवरीवन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। कितना ग्राम, सबसे पहले ये बताएं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में क्या रास्ता बनता है। मेरे माइंड में तो रास्ता बनता है कि एक मॉलिक्यूल में पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, राइट, और 1 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और उसके बाद टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे और यूनिटरी मेथड लगा देंगे, यही होगा ना। तो चलिए इसका मतलब मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। क्या देखिए तो मैंने सही किया। दिस वन ना 1.6 ही है, तो 1/10, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
एग्ज़ाम में पूरा बात लिख के आइएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 इक्वल टू n इंटू 10 कर दें डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि सर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। 6 कार्बन का 4 हाइड्रोजन का, करेक्ट ना। तो Na और ए क्या था? Na/10 इंटू 10, 10 और 10 कैंसिल, कितना इलेक्ट्रॉन? Na इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो स्टूडेंट जिनको आंसर मिलाना था, देखिए तो सही है, इतना आया था आपका, ठीक है। बी में, तो बी में भी तो सेम प्रोसेस ना। देख लेते हैं, 1.8/18 सही है। तो नंबर ऑफ NH4 प्लस आयंस कितना? तो ये निकाले हैं मोल्स ऑफ आयन, राइट। तो सर 1/10 इंटू Na, करेक्ट। और 1 NH4 के 1 आयन में कितना इलेक्ट्रॉन? तो सर होना चाहिए तो 7 + 4 - 1। देखिए तो मैंने सही लिखा, 10। माइनस क्यों कर दिया? सर वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/10 इंटू Na इंटू 10 अगेन Na। अब इसका मतलब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ओके रट लेते हैं, सब में नहीं आंसर आता है। भाई चांस की बात है, क्वेश्चन सेट किया गया, रटिएगा नहीं, बनाना है। एग्जाम में आएगा तो ऐसे बना कर आइएगा, ठीक है। चलिए 4 का C, हाँ 4 का आंसर Na ही था, यहाँ पे लिखा था। देखिए आप में से किसी किसी का थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं बिकॉज मैं देखता हूँ बीच बीच में कोई लोग लीव करके फिर से ज्वाइन करते हैं, शायद थोड़ा है प्रॉब्लम, नहीं। फोर का C में ऐसा हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा रहे थे तो सिखाए थे, नहीं। तो O2 माइनस का मतलब ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन एटम पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन, इसके O2 माइनस का 1 आयन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो सर खुद का तो 8 था, राइट। 10 ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 8 तो खुद का और 2 प्रॉफिट हो गया तो 10 होगा, राइट। 1 ऑक्सीजन O2 माइनस, 1 O2 माइनस कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड, कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? 16 ग्राम है ना, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। 16/16, देखिए तो सही है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस निकाल लेते हैं। n कितना हो जाएगा? 1 इंटू Na, इज इट राइट? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 Na। 1 O2 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना में से कितना रहेगा? 10 इंटू दिस, मतलब 10 Na। तो इसका करेक्ट आंसर 10 Na रहता होगा, मतलब आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। सर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का D, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 का D अब आप लोग से बन जाएगा, आई थिंक। एवरीवन बन जाएगा? ओके, इसको हटा रहा हूँ, अब हटाएं।
अब जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। STP ऐसा टर्म सुने हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट राइट? और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP एक कंडीशन है ना, STP कंडीशन है, राइट? हम लोग जिस कंडीशन पर रहते हैं वो कौन सा कंडीशन है? STP। वेरी गुड, RTP पर रहते हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, राइट? हम जो लोग जो रहते हैं वो है RTP या RTP, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम लोग 0 डिग्री सी पे थोड़े रहेंगे, 10 डिग्री सी भी हो जाएगा तो समझिए कि अंटार्कटिका जैसा फील हो जाएगा। एनीवे, तो STP एक कंडीशन है जिस कंडीशन पे हम लोग को बात कर रहे हैं। तो STP का कंडीशन क्या होता है? और देखिए अब इसमें कोई डिबेट नहीं, मोटा मोटी STP जो है वो ऑलमोस्ट, इसको हम लोग NTP भी के नाम से भी जानते हैं, तो कहीं पे NTP भी रह सकता है, ठीक है। STP ऑलमोस्ट NTP, ठीक है ना। इसको लेते हैं 0 डिग्री सी, टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सी और प्रेशर रहता है 1 ATM। कितना ATM? 1 ATM। और क्या 0 डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है, यही है ना। करेक्ट। इसका मतलब 0 डिग्री सी का मतलब आज के बाद 273 केल्विन, इज इट राइट? 273 केल्विन एंड 1 ATM। हो गया एवरीवन? चलिए, कौन सा पार्ट? दिस वन। आज के बाद टेम्परेचर को, अच्छा, जो हम लोग अपना फीवर वगैरह चेक करते हैं वो किस में चेक करते हैं? तो वो भी तो टेम्परेचर का एक यूनिट ही है ना, करेक्ट। वैसे ही टेम्परेचर डिग्री सी में भी होता है और एक स्केल है केल्विन में भी हो सकता है। किसमें? केल्विन मतलब कैपिटल के में बताते हैं, केल्विन स्केल, करेक्ट स्टूडेंट। और टेम्परेचर को हम लोग 1 स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। कुछ ना कुछ रिलेशन निकाला गया होगा। तो आज के बाद, और टेम्परेचर अगर केल्विन में है तो वहाँ पे कैपिटल T दिखाएंगे। कौन सा T? कैपिटल T। जहाँ भी टेम्परेचर के लिए मैं यूज कर अगर लिखूंगा आज के बाद पूरे केमिस्ट्री में, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। किसी फार्मूला में भी अगर कैपिटल T लिख रहे हैं मतलब टेम्परेचर किस में पुट करना है? उस फार्मूला में, केल्विन में, राइट। तो टेम्परेचर इन केल्विन और टेम्परेचर इन डिग्री का रिलेशन डिराइव किया गया है दिस वन। तो क्या इस फार्मूला, आज के बाद ये फार्मूला आपके लिए है, ये अभी आपका लुकआउट नहीं कि क्यों है। सोचिए कि टेम्परेचर, एक इसमें टेम्परेचर इन केल्विन, एक इसमें स्मॉल t टेम्परेचर इन डिग्री, राइट। तो क्या इस फार्मूला की हेल्प से डिग्री को केल्विन में, डिग्री को केल्विन और केल्विन को क्या डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे? फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सी मतलब कितना केल्विन? बोलिए। तो सर यहाँ पे 0 डिग्री सी पुट कर देंगे। वेरी गुड। 100 डिग्री सी कितना केल्विन? तो मोटा मोटी वाटर कितना डिग्री पे बॉईल करता है? 100 डिग्री सी। इसका मतलब कितना केल्विन पे? 373 केल्विन पे, इज इट राइट? 25 डिग्री सी मतलब कितना केल्विन?
8 27 डिग्री सी मतलब कितना केल्विन। तो सर अब ये तो बच्चों का गेम है, तो इसमें आप क्या टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं निकल जाएगा, यही तो करना है। ये तो कुछ ऐसा है कि 2 + 4 कितना होता है, बच्चों से पूछ रहे हैं 2 + 4 कितना होता है बताइए जी। तो 6 फिंगर पे हम लोग, अभी मैं अपने बेटी को देखता हूँ, हम लोग भी पहला ज़माना का याद आ गया। लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उतना लाइन को कट करते हैं घट सब्सट्रैक्शन के लिए, ऐड के लिए उतना ही लाइन और ड्रॉ करते हैं, मतलब बच्चों को सिखाना। हो गया ना, तो इसमें कोई डाउट है ना? अब सब लोग हेडिंग बनाएंगे, मास वॉल्यूम कन्वर्सन। कौन सा कन्वर्सन? अभी तक हम लोग किसका कन्वर्सन कर रहे थे? पार्टिकल और मास। और जनरली तो यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ पे मास है, यहाँ पे पार्टिकल है, और यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट, करेक्ट ना? और ये स्पेशली मैं अब गैस के लिए काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। किसके लिए? स्पेशली फॉर गैसेस। चलिए, अब ये 3 पॉइंट है और मुझे यहाँ से यहाँ भी आना है या यहाँ से यहाँ भी जाना है, मतलब कहीं से कहीं जाना है, करेक्ट? ब्रिज का काम कौन करेगा? मोल करेगा। ब्रिज का काम करेगा मोल। तो आपको नहीं था कि आप यहाँ से यहाँ का रास्ता और यहाँ का रास्ता, यहाँ से यहाँ का रास्ता जान गए हैं? यहाँ का रास्ता और यहाँ से यहाँ का रास्ता जान गए हैं? बस सर ये रास्ता बन जाए तो काम बन जाएगा, नहीं? गैस के लिए, अगर गैस के लिए हम लोग सोच रहे हैं, अगर गैस के लिए काम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को मोल में या मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का तरीका अगर पता चल जाए तो सर एक कंप्लीट बाई वाला इक्वेशन पता चल जाएगा, नहीं? ये बाई ही तो बन गया। यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, करेक्ट? मतलब उसके बाद सर स्पेशली मैं गैस के लिए अब काम कर रहा हूँ, इसका मतलब गैस का वॉल्यूम देकर, पहले समझ लीजिए फिर मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। गैस का वॉल्यूम देकर पार्टिकल पूछेंगे, क्या देकर क्या पूछेंगे स्टूडेंट? यस, तो वॉल्यूम से अगर मैं मोल में कन्वर्ट करने का तरीका अगर बता दूं, वॉल्यूम से मोल पे, यहाँ से अगर यहाँ आ गए तो क्या यहाँ से यहाँ चले जाएंगे? वेरी गुड। और अगर वॉल्यूम से मोल में तो क्या यहाँ से यहाँ जा पाएंगे? ए सर ये तो तिनियाली बन गया। नहीं, राइट? यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो बस सर इसका काम करेंगे, कहानी ख़त्म। तब हम लोग मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में, वॉल्यूम को पार्टिकल में, और पार्टिकल को वॉल्यूम में, और सब में ब्रिज का काम कौन? मोल। दिखाइए डायग्राम। मतलब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करने जा रहे हैं।
इस डायग्राम को हटाएं। चलिए लिखिए, ये आएगा एग्जाम में। It state that equal volume of all gases at same temperature and pressure equal volume of all gases at same temperature and pressure have same number of molecules। देखिए तो मैंने क्या लिखा, चलिए ये लिख लिए, इसको डिकोड करेंगे। बोलिए इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, राइट। तो ऑल गैसेस में कौन सा गैस, सर कोई भी गैस लीजिए, इसका मतलब राइट किसी भी गैस का अगर इक्वल सेम वॉल्यूम लिया जाए बट उस दोनों, मान लीजिए कोई भी दो गैस लेते हैं, कोई भी दो गैस, सर कौन सा गैस, तो यहाँ पर बोला हुआ है कोई भी गैस ले सकते हो, डिफिनेशन में ही था, राइट, लॉ है, राइट। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी टू गैस, सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले सकते हैं भाई, मैं सारा गैस ही बोल दिया, राइट। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, लेकिन दोनों का क्या रखना, सेम रखना है, तब ये इस रिजल्ट मिलेगा। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यस इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगर 10 लीटर लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो 10 लीटर, करेक्ट एवरीवन, और इसका टेम्परेचर अगर 373 केल्विन और 2 एटीएम रखते हैं और इसका भी टेम्परेचर 373 केल्विन और 2 एटीएम, तो दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर आपने वैरी किया या सेम रखा, सेम। तो इसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, N1 ही रहेगा, यही तो स्टेटमेंट में बोला हुआ है। अगर इसमें इसका, अब एकदम बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, एकदम पिक पॉइंट पे डिफिनेशन चल रहा है। मेरा एवोगाड्रो लॉ क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी दो गैस का अगर वॉल्यूम को सेम रखें और बट वो वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और प्रेशर का हो, तो उस इक्वल वॉल्यूम में उन दोनों गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा, राइट। एंड दिस लॉ इज नोन एज वेरी फेमस लॉ। पहले था हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है, जो जब तक प्रूफ नहीं हुआ, राइट। अभी बन गया है लॉ, मतलब ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज इट करेक्ट। इसका मतलब आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे रखा, दो गैस लिया, सर कौन सा दो गैस लें, तो भाई यहाँ पे तो इतना जनरलाइज है, ऑल गैसेज मतलब कोई भी गैस ले सकते हैं, राइट। तो अगर मैंने ऑक्सीजन लिया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगर 10 लीटर है और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन भी 10 लीटर है,
और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम लिए हैं उसका कंडीशन है टेम्परेचर 373 केल्विन और 2 atm। आपको बोला गया है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कहीं पे ये तो नहीं बोला गया ना कि 0 डिग्री ही लेना है। ये बोला गया कि जिस दो के बारे में बात करेंगे उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रखना है, सेम रखना है, राइट। दिस इज द पावर ऑफ डिफिनेशन, करेक्ट ना। तो इस दोनों का वॉल्यूम सेम रखे और दोनों का फिजिकल कंडीशन भी सेम रख दिए, प्रेशर भी सेम रखे और टेम्परेचर भी सेम रखे, इज इट राइट। तो इसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है और इसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का N2 है, तो क्या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोल सकते हैं N1 इक्वल टू N2। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये लॉ बोल रहा है, बोल सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू दिस। यस, तो N1 किसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ऑक्सीजन का। N2 किसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ऑक्सीजन का, राइट, नाइट्रोजन का। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ N1 मस्ट बी इक्वल टू N2, राइट। और अगर मैं बोलूंगा कि N1 इक्वल टू N2 और बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एवोगाड्रो नंबर, डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, तो सर ये तो एक और हम लोग डिफिनेशन बना लिए है, N1 इक्वल टू N2, राइट। यस, तो यहाँ तक आने के बाद क्या इसी डिफिनेशन को हम, होता ना कभी कभी बातों सेम बात को घुमा फिरा के 2-3 बार बोलते हैं समझने के लिए, तो इसी डिफिनेशन को हम लोग इट मीन्स बोल सकते हैं ऐसे करके, ऑन द अदर हैंड equal volume of all gases at same temperature and pressure have also the same number of moles, right। लिख लीजिए, it means equal volume of all gases at same temperature and pressure have same number of moles, correct। यहाँ तक लिखने के बाद बोलिएगा इसी, यस हो गया। तो इसी लॉ का उल्टा करके कैसे बोल सकते हैं, उल्टा करके ऐसे बोलेंगे नहीं भाई एक मिनट रुकिए, यस ये मैं चाह रहा था, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैसेस, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैसेस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो हैव द सेम वॉल्यूम, राइट। मैं ये चाह रहा था एक्चुअली, नहीं मैं आपका भी बात पे आऊँगा, घबराई नहीं। आप भी कुछ बोल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ही है, कुछ भी ख़राब नहीं है, एटलीस्ट कुछ बोलने का तो हिम्मत तो कर रहे हैं। एक्चुअली आपने सही भी, ये सही ही बोला कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा तो सेम नहीं होगा। ये भी तो एक यहाँ से ये भी तो सीखेंगे, वो भी तो मैं एग्जाम्पल लूँगा, वो गलत नहीं है। बट यहाँ पे इसको अल्टरनेटिव फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैसेस, एनी गैस में कोई भी गैस ले, राइट, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो हैव द सेम वॉल्यूम। लिखिए एक और लाइन, इट मीन्स equal molecules of any gases एक मिनट खाली मैं अटेंडेंस थोड़ा देख रहा हूँ, कौन कौन आज लोग प्रेजेंट हैं। अच्छा फातिमा खातून प्रेजेंट है, अभी समझ में आ रहा है, आप लेक्चर तो फॉलो कर लिए होंगे मोटा मोटी। ओके, ईशानी भुइयाँ प्रेजेंट है, समझ में आ रही है, ठीक है।
बाकी और कोई नहीं। अच्छा, महर्षि हजारिका। कि देखिए भाई, एक चीज़ एकदम कीप इन माइंड, क्लास अब्सेंट कीजिएगा देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मतलब जनरली एक थॉट, जैसे किसी एक स्टूडेंट का मैं क्लास शुरू होने से पहले ही बताया फ़ोन करके, इस एटीट्यूड से ऊपर उठ जाइए, बिकॉज मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो आपका बोर्ड और इंट्रेंस और आईआईटी के लिए, और बहुत जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ और बहुत हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ, दोनों बात है। और ये बात आपको नोमेनक्लेचर में दिख रहा होगा। स्टार्ट किए थे जहाँ से आप जानते हैं, राइट, और अब जो ले रहे हैं उसमें हर एक दिन नया बात आ रहा है, सब कुछ नया लग रहा है। तो हर चीज़ वैसे हर चैप्टर में फिजिक्स में भी स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से आप जानते हो चीज़ों को, और ख़त्म करते हैं जहाँ पे आईआईटी का लेवल रहता है। तो उसमें ऐसा नहीं एटीट्यूड होना चाहिए जस्ट आई हैव पे टू द फी, मैंने एडमिशन ले लिया, अब ये मेरी मर्ज़ी है, वो मर्ज़ी नहीं रहेगा। क्लास एकदम करना है तो बहुत डिसिप्लिन और सिंसियर होकर। नेटवर्क इशू है वो एक्सक्यूज हो सकता है किसी का नेटवर्क, क्योंकि आज के डेट में मेरा भी इस नेटवर्क इशू है, इसलिए बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट फिर भी मुझसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है कैरियर। और अगर आपका क्लास मिस कर दीजिएगा, बिल्कुल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा भाई, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना बहुत डिसिप्लिन चीज़ है। बाकी किसी चीज़ में डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, काम चलेगा। अभी 2 साल बहुत अपने आप को डिसिप्लिन कर लीजिए एटलीस्ट इस काम में। लिखिए, इट मीन्स, मतलब एवोगाड्रो लॉ का दूसरा फॉर्मेट बोलने का तरीका, इट मीन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी टू गैसेस, इट मीन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ any two gases at same pressure and temperature, at same pressure and temperature having the same volume, at same pressure and temperature having the same volume. Is it right? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर ये तो उस वही बात है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो सेम रहेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट रहेगा या सेम ही रहेगा? मॉलिक्यूल सेम, पार्टिकल सेम, तो इन्हें से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम मिलेगा, राइट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी टू गैसेज आर इक्वल बोले या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी टू गैस आर इक्वल बोले, मोटा मोटी सेम सेंस है, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखें, अब एक मैं बेदारसी के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रेजेंट है ना। वॉल्यूम ऑफ O2 10 लीटर, वॉल्यूम ऑफ N2 अगेन 10 लीटर, बट इसका कंडीशन है 273 केल्विन एंड 1 ATM, और इसका कंडीशन है 373 केल्विन एंड 1 ATM। तो क्या अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 है, तो क्या N1 इक्वल टू N2 यहाँ बोल सकते हैं? तो प्रेशर तो सेम था, तो सर दोनों सेम रखना था। टेम्परेचर ऑफ, यस, यहाँ पे 273 है, यहाँ पे 373 है, राइट। इसलिए N1 और N2 यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, करेक्ट ना। तो चलिए मैं यहाँ से ही, मैंने स्टार्ट किया है एवोगाड्रो लॉ, यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, और पूरा डाउट जो भी था एक्सरसाइज 3 का वो सारा डाउट क्लियर हो गया। वैसे ही अपार्ट फ्रॉम क्लास असाइनमेंट, होम असाइनमेंट में भी जो भी डाउट रहेगा बस आप सर्किल करके रखेंगे, और जितना भी डाउट रहेगा एक लाइन से ऐसे पूछ लूँगा कौन कौन सा डाउट है, सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, हाँ मैं लाइन 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, वीडियो को ऑफ करने दीजिए।